जी, आज हमारा टॉपिक है क्यूबा। क्यूबा से हम स्टार्ट करेंगे। क्यूबा जो है बेसिकली इसके बारे में आपको कुछ जो है एक तो ज्योग्राफिकली आपको इसका पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके आसपास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, 7 कैरिबियन सीज और कंट्रीज हैं और अटलांटिक ओशन को बताया। अब इसका देखते हैं तो कैपिटल इसका हवाना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसका। और उसके अलावा पेसो जो है वो क्या है, इसकी करेंसी है। और इसका प्राइम मिनिस्टर क्या है, मैनुअल मेरिरो क्रूज इसका क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। अब क्यूबा को क्या कहते हैं, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर में कई बार आ चुका है। ये पूछता है कि शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। ये इस तरह का है क्यूबा, एक किस्म का बॉल हो ना, उस तरह का। इसको शुगर जो है बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्यूबा को। उसके अलावा ग्वांटानामो जेल जो है, ग्वांटानामो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर शुगर बाउल इसलिए कहते हैं कि ये दुनिया का जो है वो दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर ये गन्ना पैदा करता है, चीनी। गन्ने का प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा, इसलिए इसको शुगर बाउल कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे है। सबसे पहले आपका वो है क्या कहते हैं, शुगर जो है वो आई थिंक उसमें ब्राजील है सबसे पहले प्रोडक्शन के हवाले से। उसके बाद जो है ना ये है, क्यूबा भी है और कनाडा भी है आपका। ये काफी यानी कि ये बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको शुगर बोल बिल्कुल डेफिनेटली कहा जाता है। शुगर प्रोडक्शन के हवाले से ये बहुत ज्यादा जो है ना टॉप पे है ये, इसलिए इसको शुगर बॉल भी कहा जाता है। एग्जैक्टली तो शुगर बॉल। और ग्वांटानामो जेल, आपने नाम सुना होगा, ग्वांटानामो जेल जो है प्राइजन है, ये कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर में। ग्वांटानामो प्राइजन जो जेल है ये क्यूबा के अंदर है। यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे, ये इसलिए भी मशहूर है। एक तो ये जो है किसी भी खित्ते से बहुत दूर है। दूसरे इसके आसपास सारे समंदर हैं और ये बड़ी सिक्योर्ड है। और जितने भी बहुत बड़े जो प्रिजनर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस भी उसमें हो गए, लीडर्स भी गुजरे, वो भी इसको क्या किया गया, इसके अंदर रखा गया है। इसलिए बहुत मशहूर है ये जो ग्वांटानामो प्राइजन जेल जो है। इसके अलावा जो चैगवेरा था वो भी इसी का ही था, क्यूबा का था, जिसका मैंने आपको पढ़ाया था उसमें चैगवेरा के हवाले से हमने साउथ अमेरिकन में भी पढ़ा था, कॉन्टिनेंट के अंदर। तो चैगवेरा जो है रेवोल्यूशनिस्ट था, वो भी क्यूबा का ही था। क्यूबा में ही वो सर लेके आया था। ये सर वो जो आपने बताया था कि वो तो अर्जेंटाइन से बिलोंग नहीं करता था, चेगुएरा। वो कहाँ से? अर्जेंटीना, अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन से बिलोंग, अर्जेंटाइन से मैं बताता हूँ आपको। हाँ, अर्जेंटाइन से बिलोंग करता था। ये लेके आया था इधर क्यूबा के अंदर जो है, इनकलाब लाया था ये। ठीक है, वो सही है। इसमें बाय मिस्टेकन हो सकता है कि बिलोंग टू क्यूबा लिखा हुआ है, वो इसकी वजह से कि लिखा हुआ है कि जो रेवोल्यूशंस लाई थी ना 1959 में, वो इधर जो है ना क्यूबा में लाया था। नो डाउट वो बेसिकली अर्जेंटाइन का था। यहाँ पे बाय मिस्टेकन है, उसको करेक्शन में हो गया होगा इशू। तो ये ना अर्जेंटाइन का है और लाया कहाँ पे है, 1959 में जो है ना ये लाया था। कहाँ पे, क्यूबा के अंदर। तो इसलिए आप इसको करेक्ट कर ले, क्यूबा से बिलोंग नहीं करता, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करता है बेसिकली। 1959 में रेवोल्यूशन लाया था, इनकलाब। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कब लाया था क्यूबा के अंदर, 1959 में, कास्ट्रो फैमिली के साथ मिलके। जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी बताइएगा। असल में ये अपडेशन के यस हवाले सर। से भी है कि अपडेट की है चीजें, कोई चीजें मिस्टेक रह जाती हैं, तो इसलिए। उसके अलावा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है सिंपली कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में। ठीक है, और ये 13 दिन का क्राइसिस था। ये इसको अक्टूबर क्राइसिस भी कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। या पूछ सकता है अक्टूबर क्राइसिस कब हुआ था। अक्टूबर क्राइसिस 1962, यानी कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था। और ये 13 डेज जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं इसको, 13 डेज 13 दिन का था, यूएसए के दरमियान और सोवियत यूनियन, जिसको रशिया कहा जाता है, यूएसएसआर,
उनके दरमियान था, यूएसएस दरमियान और रशिया के और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान था, ये जो मिसाइल क्राइसिस था। अब इसका क्या रीजन थी बेसिकली इसके पीछे ये रीजन थी कि अमेरिका ने क्योंकि देखिए उस टाइम चल रही थी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वो मैंने म्यूट किया था, मैंने कहा था 1 मिनट वेट कीजिएगा जी। अच्छा, अब ये इसलिए देखिए 19 जो है 55 से आगे ये अब क्या हो जाता है, कोल्ड वार शुरू हो जाती है। तो कोल्ड वार बेसिकली क्या थी, ये हम पढ़ेंगे उसमें, अमेरिका जो हिस्ट्री है ना, अमेरिकन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कोल्ड वार क्या है। तो कोल्ड वार बेसिकली जंग कहा जाता है जो है नहीं भेजा जाता था आर्मीज को, बल्कि इसमें मुल्कों को जो है ना आपस में लड़ाया जाता था। अब बेसिकली ये किसके दरमियान थी, ये थी अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान। यूएसएसआर यानी कि रशिया किसका सपोर्टर था, किस का, कम्युनिज्म का, और अमेरिकन किसका है, फिलोसफी का, वो है अपना किस उसको कहते हैं कैपिटलिज्म का। तो ये दो सोचें हैं जो कि इन्होंने अपने कोल्ड वॉर का हिस्सा बनी। रशियंस दुनिया के अंदर कम्युनिज्म लाना चाहते थे, अमेरिकन कैपिटलिस्ट। ये मैं बताऊंगा आगे जब हम उसको करेंगे कोल्ड वॉर को स्टडी ये क्या है। तो ये इस वजह से जंगें हुई थी। अमेरिका ने क्या किया, इटली में जाके अपने मिसाइल कर दिए कि मैं जी यहाँ पे बैठ के मैं किसके ऊपर हमला करूंगा, रशिया के ऊपर। तो इटली में जाके, और इस तरह जो सोवियत यूनियन ने क्या कर दिया, क्यूबा में जाके मिसाइल जो है ना डिप्लॉय कर दिए कि मैं जी यहाँ पे बैठ के क्या कर दूंगा, अमेरिका पे हमला करूंगा। तो इस तरह जो है ना ये क्राइसिस चले थे इनके दरमियान, और ये 13 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था जो कि रिजॉल्व हो गया था बगैर किसी उसके। और ये तकरीबन 16 अक्टूबर 1962 से शुरू हुआ, 29 अक्टूबर 1962 तक रहा था, 13 दिन रहा था ये। सिर्फ वो ईयर पूछता है, वैसे कभी डेट पूछ ले तो ठीक है, अदरवाइज ईयर पूछेगा 1962 में हुआ था। उसके बाद है क्यूबा, कैरिबियन सी। मैंने अभी बताया ये जो है आपका हिस्सा सारा, ये वाला, ये ये सारा क्या है, ये कैरिबियन सी कहलाता है। कैरिबियन सी क्योंकि यहाँ पे कैरिबियन कंट्रीज है, कैरिबियन जो है कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा, कैरिबियन कंट्रीज। इसमें वेस्ट इंडीज भी आ जाता है। वेस्ट इंडीज, ये कैरिबियन कंट्रीज जो है, ये वेस्ट इंडीज बेसिकली जब ये शुरू में जब आए थे ना ये लोग, जब कोलंबस आया था इस एरिया को उसने डिस्कवर किया था, तो यहाँ पे पहले रहते थे कौन, क्योंकि ये जा रहा था इंडिया, उसका मकसद था इंडिया जाना ये, लेकिन ये घूमते फिरते ना भटक गया, भटकने की वजह से बैमास चला गया। तो यहाँ पे इसने जो लोग देखे, इसने कहा जी ये वो तो बड़े सुर्ख किस्म के थे, रेड किस्म के थे। उसने कहा जी ये क्या है, रेड इंडियंस है, यानी कि वेस्ट वेस्ट में गया था ना, तो वेस्ट इंडियंस उसको कहा। तो ये वेस्ट इंडियंस जो है ना, ये वेस्ट इंडीज, ये कोई कंट्री नहीं है, ये बेसिकली जजीरे है, कोई मुल्क नहीं है वहां पे, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये सारे कैरिबियन कंट्रीज, वेस्ट इंडीज, ये सारे क्या है, ये जजीरों के ऊपर मुश्तमिल है सारा हिस्सा। तो इसलिए जो है ना ये सारा क्या, कैरिबियन सी भी कहलाता है हिस्सा। आप देखें ये सारा है कैरिबियन सी किसका हिस्सा है, क्योंकि आपके यहाँ पे सारा अटलांटिक ओशियन है, और इधर क्या है, गुल्फ ऑफ मेक्सिको, ये भी अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कैरिबियन कंट्री, और कैरिबियन सी भी इसको कहा जाता है। अब कैरिबियन सी जो है ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट और दूसरा बड़ा समंदर है। दुनिया का सबसे डीपेस्ट, फर्स्ट डीपेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट सी ऑफ द अटलांटिक ओशियन। ये अटलांटिक ओशन की बात हो रही है, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला डीपेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट किसका है, अटलांटिक ओशन का सी है। इसकी एवरेज डेप्थ कितने 2200 किलोमीटर है, और इसका एरिया ये याद रखे ना रखे नो इशू, लेकिन इसकी डेप्थ आप याद कर लें, 2.754 जो है मिलियन मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया है कैरिबियन सी का। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट सी ऑफ द अटलांटिक ओशियन है। उसके बाद है कुछ और चीजें देखते हैं बरमूदा के हवाले से। बरमूदा
बरमूदा हो गया, इधर से जो है फ्लोरिडा हो गया और इधर से पोर्टो रिको हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक्स हो गए। ये इनके दरमियान फिर बरमूदा ट्रायंगल बनेगी, ये भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बरमूदा आइसलैंड क्या है। बरमूदा आइसलैंड बेसिकली इसके बारे में हम देखते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और ये किसके कंट्रोल में है? ये यूके के कंट्रोल में है। ये किसके है? यूके गवर्नमेंट के कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ना इन्फ्लुएंस है पूरा का पूरा इसी बरमूदा के अंदर। इस ये जितनी भी टेरिटरी है ये सारे किसके अंडर है? यूके के अंडर है ये। उसके अलावा इसका जो कैपिटल है ये याद कर लीजिएगा, कैपिटल इसका हैमिल्टन है और करेंसी बरमूदा डॉलर है। और ये जो है इसका प्रेसिडेंट एडवर्ड डेविड बर्ट है। अब बरमूदा, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीजें देखिएगा। इसके अंदर जो है खिते के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? एक आ जाता है बरमूदा, ठीक है। दूसरा आ गया प्योर्टो रिको, ये कैरिबियन कंट्रीज का हिस्सा है, प्योर्टो रिको मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा फ्लोरिडा, ये अमेरिकन स्टेट है फ्लोरिडा ये। अब ये देखिएगा, ये बरमूदा, ये फ्लोरिडा और ये प्योर्टो रिको, अब ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये एक ट्राइंगल बन रही है, तो इसको कहते हैं बरमूदा ट्राइंगल। आपने अक्सर सुना होगा जी बरमूदा ट्राइंगल के अंदर जो जहाज जाते हैं वहां पे गुम हो जाते हैं जी, वहां पे पता नहीं क्या रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो है ना अपना आपकी ये ट्रायंगल बनती है और यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है। ये ट्रायंगल बनती है जिसको क्या कहा जाता है? बरमूदा ट्रायंगल। और वो पूछता है, अब देखना ये सारा एरिया अगर आपको बताऊं तो ये अटलांटिक ओशियन है। अगर आप देख मजीद मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए ये सारा ऐसा ये अटलांटिक ओशन के अंदर है। अब वो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन जी बरमूदा ट्रायंगल कौन से ओशन का हिस्सा है, तो आप फौरन से बता सकते हैं कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है ये। जी यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी। अब आ जाते हैं फ्लोरिड स्ट्रेट। अब यहाँ पे एक स्टेट बनती है जी, मैं थोड़ा जूम करूंगा इसको, ये देखिए। अब यहाँ पे ये है फ्लोरिडा, ये है क्यूबा। अब क्यूबा और फ्लोरिडा के दरमियान ये एक तंग पट्टी बन रही है, ये वाली, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये पानी का बड़ा टुकड़ा है गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैरिबियन सी भी कह सकता है, अटलांटिक ओशन भी कह सकता है। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को आपस में कौन सी स्टेट मिलाती है? ये फ्लोरिडा स्ट्रेट कहते हैं इसको, फ्लोरिड स्ट्रेट भी कहते हैं, फ्लोरिडा स्ट्रेट भी कहा जाता है। फ्लोरिड स्ट्रेट, मैंने कहा था पानी की वो तंग पट्टी जो पानी के दो बड़े हिस्सों को आपस में मिलाए और दो खुश्की के बड़े टुकड़ों को अलग करे, जैसा क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? तो ये स्टेट कौन सा? फ्लोरिडा स्टेट या फ्लोरिड स्टेट भी इसको कहा जाता है। अब फ्लोरिडा स्टेट करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको को किसके साथ? अटलांटिक ओशन के साथ। और सेपरेट करती है फ्लोरिडा को क्यूबा के जरिए, क्यूबा के करती है। एवरेज डेप्थ 800 मीटर है इसकी, और इसकी जो विड्थ है 2 किलोमीटर है, इनकी 150 किलोमीटर चौड़ी है ये। अब वेस्ट इंडीज की बात करें तो मैंने पहले बताया वेस्ट इंडीज जो है ये कोई कंट्रीज नहीं है और ये यूरोप के वेस्ट में पाए जाते हैं, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज कहा जाता है। यूरोप के वेस्ट में यानी कि अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका का, तो वेस्ट इंडीज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडियंस का पहले वो था, यहाँ पे जो है जो दरियाफ्त किया गया था तो उनको इंडियंस का नाम दिया गया था, तो इसलिए इनको वेस्ट इंडियंस कहा जाता है। जो हम थे वो ईस्ट इंडियंस थे, ये वेस्ट इंडियंस थे। अच्छा, इनका कोई कैपिटल भी नहीं है। वो अगर पूछ ले जी कैपिटल ऑफ वेस्ट इंडीज कौन सा है, कोई भी कैपिटल नहीं है, नन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ये बेसिकली एक लीग है यहाँ पे जिसको वेस्ट इंडीज लीग भी कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है क्रिकेट खेलने के हवाले से, जिसमें क्रिस गेल वगैरह और ये टीमें हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना ये जजीरों से लिए गए हैं।
अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा रिवर्स के ऊपर। अब हम आते हैं सेंट लॉरेंस रिवर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं सेंट लॉरेंस रिवर, ये देखिएगा जहां पे ये जो है आपका सेंट लॉरेंस रिवर, ये देखें ये लेक से आते हैं। इस लेक में आगे जो लेक नजर आ रही है ये लेक एंड ओंटारियो। अब लेक ओंटारियो से यहां से एक दरिया निकल रहा है ऐसे, ये जा रहा है, ये इधर गिरता है कहाँ पे, अटलांटिक ओशन है इधर। अब ये जो दरिया है ये कहां से निकल रहा है, लेक ओंटारियो से। कहां पे गिर रहा है, अटलांटिक में। अब ऊपर क्या है, कनाडा, नीचे क्या है, अमेरिका, यूएसए। अब ये किसका बॉर्डर है, ये कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है। तीन क्वेश्चन। एक बनता है कि जी वो कौन सा दरिया है जो लेक ओंटारियो से निकलता है, वो है सेंट रिवर, जो मैंने अभी बताया आपको। दूसरा, ये कहाँ गिरता है सेंट लॉरेंस रिवर, ये गिरता है अटलांटिक ओशन में। थर्ड, ये किसके, वो कौन सा रिवर है जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर है, वो भी सेंट लॉरेंस रिवर है। जी क्लियर हुए ये पॉइंट। जी सर। अच्छा, उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, ये पूछा गया। 1197 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस दरिया की कितनी है, 1197 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस दरिया की। और ये बता दे बॉर्डर किसके दरमियान बना रहा है। और नेक्स्ट रिवर के ऊपर मिसिसिपी रिवर। अब मिसिसिपी रिवर जो है इसको देखते हैं हम। बेसिकली मिसिसिपी रिवर जो है नॉर्थ का है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सब, वो है मिसिसिपी रिवर है। उसके अलावा यूएसए का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, मिसिसिपी रिवर है। क्योंकि देखे ना ये यूएसए के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। अच्छा, ये जो बेसिकली आता है कहां से आता है, ये आता है लेक इटास्का। लेक इटास्का, ये है लेक इटास्का। ठीक है, लेक इटास्का से जो है ना आता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे जूम करके यहाँ पे। एक मिनट जी, ये देखिए ये है लेक अटास्का, ये सारा यूएसए है। ठीक है, यूएसए का है। तो यूएसए का बड़ा दरिया या नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया क्या है, वो मिसिसिपी रिवर है। इसी को ये जो आ रहा है, ये मिसिसिपी रिवर आ रहा है, ये सारा ये नीचे जा रहा है यहाँ पे। अब मिसिसिपी रिवर सबसे पहले पूछता है कि जिसका सवाल बनता है, मिसिसिपी रिवर कौन सी लेक से निकलता है, और ये जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर जाकर गिरता है। ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया है। इसके बाद अब एक और दरिया निकलता है ऊपर से, मिचिगन, सॉरी मिचिगन नहीं, मिजोरी रिवर, मिजोरी रिवर। ये एक दरिया गुजरता है मिजोरी रिवर। ये फिर आके किस में शामिल हो जाता है, मिसिसिपी रिवर के अंदर। ये अपना वजूद खत्म कर देता है, ये मिसिसिपी रिवर में शामिल हो जाएगा। आगे जा हुई मिसिसिपी रहा है, ये यहाँ पे आके शामिल हो जाएगा। मैं इसको और कलर से भी शो कर देता हूँ। सबसे पहले देख ले, मिसिसिपी रिवर ये जा रहा है, और ये जो है ये आपका ये आ रहा है, ये मिजोरी रिवर, ये यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिलता है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट लुइस कहते हैं। सेंट लुइस पॉइंट है, एक जगह है सेंट लुइस के ऊपर, ये दरिया आके मिलता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन है कि मिजोरी रिवर मिसिसिपी रिवर में किस पॉइंट पे आके मिलता है, सेंट लुइस के पॉइंट पे जगह पे आके मिलता है। और ये भी है कि मिसिसिपी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मिजोरी रिवर, यानी कि वो दरिया जो अपना वजूद खो दे दूसरे दरिया में शामिल होकर। मिजोरी रिवर मिसिसिपी रिवर में शामिल हो जाता है और अपना वजूद पीछे खो देता है। तो इसीलिए मिजोरी रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, मिसिसिपी रिवर की। जी, अब मिजोरी रिवर जो है
मिसिसिपी रिवर, ये जो है नॉर्थ अमेरिका का बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा दरिया है। नॉर्थ अमेरिका का पहला बड़ा दरिया और दुनिया का चौथा बड़ा दरिया क्या है आपका? मिसिसिपी रिवर है इसका, ये वाला जो मैंने बताया अभी, ये वाला। और ये कहाँ से निकलता है? लेक अटास्का से निकलता है। और ये किसमें जा गिरता है? मैंने बताया ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिर रहा है। कहाँ पे गिरता है ये? गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर, यहाँ पे। तो ये कौन सा है? ये मिसिसिपी रिवर है। इसकी लेंथ कितनी है? 3776 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3776 किलोमीटर। उसके बाद मिजोरी रिवर है। मिजोरी रिवर ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? मिसिसिपी रिवर की। और इसकी लेंथ कितनी है? 3767 किलोमीटर है मिजोरी रिवर। ये छोटा है, ये भी अच्छा खासा है, हालांकि वो 76 है, ये 67 है। सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी क्या है ये क्या होगा? ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? मिसिसिपी रिवर की। और ये 3767 जो है, ये वाला हिस्सा हो गया, ये 3767 किलोमीटर जो है ना, ये लंबा है दरिया मिजोरी रिवर। जी ये बताइएगा, ये रिवर क्लियर हो गए ये तीनों? एक मिनट सिर्फ होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। बताइएगा, वॉइस आ रही है? जी जी, वॉइस आ रही है? ये सर आ रही है। चले, अब हम देखते हैं रॉय रिवर। रॉय रिवर जो है, ये दुनिया का सबसे छोटा, ये रहा रॉय रिवर। ये दुनिया से छोटा दरिया है। इसको क्या कहा जाता है? रॉय रिवर। ROY भी कह सकते हैं, RUE भी कह सकते हैं, रॉ रिवर या रॉय रिवर। तो ये दुनिया का सबसे छोटा दरिया है। ये कितने मीटर है? ये सिर्फ मीटर है। अब उन्होंने कह दिया अमेरिकन ने कि जी ये दरिया है, तो हम मानेंगे क्योंकि उनकी रिसर्च है। वो माइट इज राइट वाली बात है। तो ये 61 मीटर या 65 मीटर, वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया रॉय रिवर, उसकी कितनी लेंथ है? सिर्फ 61 मीटर या 65 मीटर का जो है ना ये दरिया है। अब देख लें, वो पूछता है क्वेश्चन कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका में है। अब हम आते हैं माउंटेन रेंजेस के ऊपर। माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें, तो माउंटेन रेंजेस के अंदर, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ना कोई माउंटेन रेंज लाजमी है, तो रॉकी माउंटेन रेंज अमेरिका की, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रेंज रॉकी माउंटेन रेंज। ये सारी दुनिया की पहली बड़ी रेंज एंडीज रेंज थी जो हमने पढ़ी। और ये कितने है? ये क्या है? ये दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है। वो पहली थी एंडीज, साउथ अमेरिका में पड़ी। ये दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है कि जो हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ रहे हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज भी इसको कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में है। इसकी लेंथ कितनी है? 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, फैली हुई है। और इसकी पीक है, ठीक है, वो कौन सी है? इसकी जो हाईएस्ट पीक है इस माउंटेन रेंज की, वो माउंट मैकेनले है। ये होगी यहाँ पे, ये है, ये माउंट मैकेनले, ये जो मैंने पॉइंट सर्कल किया है, ये माउंट मैकेनले है। ठीक है, 6190 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। वो पूछ सकता है कि जो रॉकी माउंटेन रेंज है, उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? रॉकी माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट मैकेनले है। इसको डैनियल पीक भी कहा जाता है, डिनाली पीक या डैनियल पीक। इसको डिनाली पीक कहा जाता है। वो दो नामों से जो है पूछ सकते हैं, या डिनाली पीक का पूछेगा कहाँ पे है, या माउंट मैकेनले का पूछेगा कहाँ पे है। ये नॉर्थ अमेरिका में किस में है? रॉकी माउंटेन रेंज के अंदर है। और ये कहाँ पे है? ये कनाडा में है। ये कौन से उसमें है? मुल्क में है, कनाडा में है। और इसकी लेंथ कितनी है? सॉरी, इसकी हाइट कितनी है? 6190 मीटर या 6200 मीटर इसकी हाइट है। अब आ जाए जी रिंग ऑफ फायर पे। रिंग ऑफ फायर, अच्छा रिंग ऑफ फायर क्या है? वो पूछता है रिंग ऑफ फायर के बारे में।
कि कहाँ पे है, ये बेसिकली पैसिफिक ओशन का हिस्सा है रिंग ऑफ फायर। आप देखें ना रिंग ऑफ फायर ये कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है, मैं थोड़ा-सा मज़ीद इसको नीचे करना चाहूँगा थोड़ा-सा, हाँ जी। ये सारा पैसिफिक ओशन है, इधर ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? इधर साउथ अमेरिका नीचे आ जाता है, ठीक है? साउथ में साउथ अमेरिका आ गया। इधर ये एरिया है, ये है, ठीक है? इधर क्या है सारा ऑस्ट्रेलिया है, एशिया में इधर जापान वगैरह हो गए, ठीक है? ऊपर रशिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका है सारा। तो ये जो बनती है, मैं और कलर से करता हूँ, ये वाली, ये जो दरमियान में बनती है सारी, ये रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर ये वो जगह है जहां पे दुनिया की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो सातों की सातों टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे हैं दुनिया की, ठीक है? वो यहीं पे पाई जाती है, इसी रीजन में पाई जाती है। और दुनिया के अंदर जितने भी वोल्केनिक इरप्शन मोस्टली होते हैं वो इस एरिया के अंदर होते हैं। ज़लज़ले जो सबसे ज़्यादा आते हैं या जो लावा पड़ता है वो सारा किसमें आता है, मोस्टली वोल्केनिक इरप्शन वो इसी, और अर्थक्वेक सारे के सारे इसी रीजन में होते हैं, मोस्टली इसी रीजन में होते हैं। इसको वो शेप इसकी किस तरह पूछता है, रिंग ऑफ फायर की शेप किस तरह है? हॉर्स शू, ये देखे ना घोड़े का जिस तरह पाँव होता है, हॉर्स शू टाइप इसकी क्या है शक्ल है। और कितने हजार किलोमीटर तक फैली हुई है, 40,000 किलोमीटर तक जो ना ये एरिया फैला हुआ है सारा। एक तो इसकी हॉर्स शू टाइप इसकी शक्ल है, 40,000 किलोमीटर तक ये सारा एरिया फैला हुआ है। और ये 500 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। इसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी आता है, साउथ अमेरिका भी आता है, एशिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये बताइएगा, रिंग ऑफ फायर क्लियर है? यस सर। आज हम अमेरिका के कुछ पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कल अमेरिका की हिस्ट्री स्टार्ट करें, तो आज हम ये करेंगे। अच्छा खासा हमारा ये मैं चाहता हूँ हो जाए। आज हम पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाले से। देखिए ना इसके मोस्टली कंट्रीज हो गए, एक अमेरिका बचा हुआ है, उसको हमने करना है यूएसए को। तो यूएसए के बारे में देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ये हम डिटेल से करेंगे। और आपका मोस्टली जो करंट अफेयर में जनरल नॉलेज में जो ज्यादातर आया होता है इसी रीजन से आया होता है पेपर, और अमेरिका में से लाजमी पूछता है 2-3 क्वेश्चन। तो यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में है? सबसे पहला सवाल, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसकी कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कितनी स्टेट है? 50 स्टेट्स है। 50 में से जो 48 है वो अमेरिका के अंदर है, ठीक है? 2 जो है वो अमेरिका से दूर है, बाहर है, उसकी जो ज्योग्राफिकली जो उसका रीजन है उससे दूर है नॉर्थ अमेरिका में, बट वहां से दूर है। वो कौन सी है? एक अलास्का और दूसरी हवाई। अलास्का और, दिखा कि कहाँ है ये, वो ये है, ये देखिए, ये अलास्का, ये कनाडा से ऊपर है, और ये हवाई, ये रिंग ऑफ फायर में पैसिफिक ओशन में है। तो ये 2 स्टेट, बाकी जितनी भी है सारी की सारी इस रीजन के अंदर है। ये 2 जो है ना बाहर है। टोटल 50 ये हो गए, और ये हो गए, तो कितनी होगी? 50 हो गए स्टेट। अच्छा, उसके अलावा अब हम कुछ इसके देखते हैं न्यूयॉर्क के हवाले से। न्यूयॉर्क किधर है, पहले मैं ये दिखाऊंगा आपको। न्यूयॉर्क है जो हम स्टडी करेंगे, ये रहा न्यूयॉर्क। ये छोटा सा डॉट को नजर आ रहा है, ये न्यूयॉर्क है, ये 1 है, ठीक है? ये जो है इसका फ्लोरिडा है, और ये बल्कि अलग है। और उसके अलावा जो है कैलिफोर्निया हो गया ये, और ये जो है ऊपर अलास्का है, ये हमने देखी, ये वाला अलास्का हो गया। अब मोस्टली हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे आगे सारे इस रीजन को। अब हम आते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछता है सबसे पहला क्वेश्चन कि
रकबे के लिहाज से अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है। रकबे के लिहाज से अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? न्यूयॉर्क है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला कैपिटल था अमेरिका का 1785 से पहले। ठीक है, 1785 में, सॉरी 1785 में बना था। ये अमेरिका का पहला कैपिटल था, ये 1785 में बना था। उसके बाद दूसरा क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। उसी दौरान एक आरजी भी कैपिटल रहा था। ठीक है, वो फिलाडेल्फिया था, वो आरजी रहा था। तो इससे पहले क्या था? 1785 में ये बना था, 1785 में। फिर 1800 में जाके क्या बना था? वॉशिंगटन डीसी बना था। आगे 1880 के यानी कि 1800 के अंदर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पहला कैपिटल क्या है? ये 1785 में बना था, न्यूयॉर्क। बिग एप्पल सिटी किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। स्काई स्क्रैपर्स सिटी किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क, ये पूछा गया क्वेश्चन कि न्यूयॉर्क कौन से रिवर के बैंक के ऊपर है? कौन से दरिया के किनारे के ऊपर है? हडसन रिवर के ऊपर है। हडसन रिवर के बैंक के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है इस टाइम ये मौजूद है कैपिटल स्टेट ऑफ अमेरिका का। अब वाशिंगटन डीसी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी। अब हम देखते हैं कैलिफोर्निया को। ये रहा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की अगर हम बात करें, अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट पॉपुलेशन वाइज, वो था एरिया वाइज कौन सा है? सिटी। वो क्या है? सिटी है। एरिया वाइज जो सिटी है वो न्यूयॉर्क है। अब पॉपुलेशन वाइज देखें तो अमेरिका के पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी जो स्टेट है वो कौन सी है? वो कैलिफोर्निया है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? ये पूछा जाता क्वेश्चन। सिलिकॉन वैली भी कैलिफोर्निया में है। और ये किस वजह से मशहूर है? पूछा जाता है सिलिकॉन वैली कंप्यूटर इंडस्ट्री की वजह से। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर इंडस्ट्री है। उसके अलावा डेथ वैली कहाँ पे है? ये भी कैलिफोर्निया में है, डेथ वैली। ये हॉटेस्ट पॉइंट है यूएसए का। पूछता है क्वेश्चन, यूएसए का हॉटेस्ट पॉइंट कौन सा है? कैलिफोर्निया है। सॉरी, डेथ वैली है। क्या है? डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया। और ये गहरा पॉइंट है, जमीन के अंदर है गहरा पॉइंट, और ये गर्म तरीन है। और ये यूएसए के अंदर है। नॉर्थ अमेरिका में पूछ सकता है डेथ वैली कहाँ पे है? यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका में है। वहां का हॉटेस्ट पॉइंट है और 86 मीटर डीप है ये जगह। उसके अलावा गोल्डन गेट ब्रिज, ये बहुत मशहूर है गोल्डन गेट ब्रिज, ये भी कैलिफोर्निया में है, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में। उसके अलावा हॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो भी कहाँ पे है? हॉलीवुड इंडस्ट्री लॉस एंजलिस, वो भी कैलिफोर्निया में है। अब गोल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पे आते हैं। ये यहाँ पे जो है ना, ये कैलिफोर्निया हो गया। तो यहाँ पे जो है एक गल्फ बनती है, ये इसको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इसको नाम दिया गया है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का नाम दिया गया है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, सी के, कौन सा सी है? इसको सी ऑफ कॉर्टेस, कॉर्टेज या वर्मिलियन सी भी कहा जाता है, पैसिफिक ओशन का। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को क्या कहा जाता है? वर्मिलियन सी ऑफ पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। कॉर्टेज बी सी कहा जाता है इसको। इसका जो बेस ये वाली साइड मेक्सिको की। उसके बाद अलास्का, यहाँ पे है, ये देखिए अलास्का है स्टेट। ये लार्जेस्ट स्टेट है अमेरिका की एरिया वाइज। स्टेट की बात हो रही है, कंट्री की, वो सिटी की नहीं। सिटी का तो कैलिफोर्निया था। स्टेट की बात, पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सी है सबसे बड़ी? कैलिफोर्निया। और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी कौन सी है?
अलास्का है एरिया वाइज। और ये बेसिकली ये रशियन का हिस्सा थी, क्योंकि देखो ना ये एशिया है सारा, ये पीछे तो यहाँ पे एशिया है, तो यूएसएसआर है, जिसको क्या कहा जाता है, यूएसएसआर, जिसको रशिया कहा जाता है। ये पहले किसका हिस्सा थी। फिर अमेरिका ने क्या किया था, इसको परचेज किया था 1867 में, किससे, रशिया से किया था। ये पहले रशिया का हिस्सा थी, अमेरिका ने 1867 में रशिया से इसको परचेज कर लिया था, अब ये अमेरिका का हिस्सा है। और ये पैसिफिक ओशन के जरिए जो ना सराउंडेड है, घिरी हुई है ये वाली जगह। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है, सॉरी बनी हुई है, जिसको गल्फ ऑफ अलास्का कहा गया है, और ये भी पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। इसको अलास्का सी भी कहा जाता है, और ये तकरीबन 153 जो है मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर फैली हुई है। और इसका जो बेसन एरिया है वो कनाडा और यूएसए दोनों है, यानी कि कनाडा और यूएसए दोनों इसका पानी क्या करते हैं, इसको बेसन एरिया है इसका, अलास्का का, गल्फ ऑफ अलास्का का। उसके बाद है बरिंग स्ट्रेट की तरफ आते हैं। कल हम इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे अमेरिकन हिस्ट्री, आज हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट BARING या BARING भी कह लें, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये हो गया एशिया, ये रशिया, ये हो गया अमेरिका, अलास्का। तो दरमियान में एक तंग पट्टी बन रही है ये वाली, तो इस तंग पट्टी को क्या कहा जाता है, इसको स्ट्रेट कहा जाता है। ये वाली तंग पट्टी, ये क्या है, स्ट्रेट है। तो ये स्ट्रेट कौन सी है, इसको बरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि बरिंग स्ट्रेट जो है ये किसके दरमियान है। ये पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन, यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। तो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कौन सी स्ट्रेट मिलाती है, बरिंग स्ट्रेट मिलाती है। या एशिया और नॉर्थ अमेरिका, इसको कौन सी स्ट्रेट अलग करती है, बरिंग स्ट्रेट करती है। ठीक है। अब इसकी जो डेप्थ है वो 50 मीटर है, एवरेज डेप्थ। और इसको जो कंट्रीज है, इसके बेसन कंट्रीज, इसके कौन से, रशिया और अमेरिका है, यूएसए है। अब इसको यहाँ पे जो है ना एक सी भी है, वो क्या है, ये देखिए, ये सारा जो है ये सी है, ये वाला हिस्सा, ये एक समंदर है, कौन से, इसको बरिंग सी कहा जाता है। बरिंग सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का हिस्सा है बरिंग सी। अब एक और चीज पूछी गई है जो कि पास पेपर में है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी स्टेट में से गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन बरिंग स्ट्रेट में से गुजरती है। कहां से गुजरती है, बरिंग स्ट्रेट में से गुजरती है। अब देखें, ये हो गया बरिंग स्ट्रेट। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो किस में से गुजर रही है, इसी स्ट्रेट में से गुजर रही है, ऐसे दुनिया के चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगी, इंटरनेशनल डेट लाइन, और यहाँ पे क्या कहेगी, GMT लाइन कहलाएगी। ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये क्या है, मैंने पहले था GMT लाइन का जो बैक साइड है, यानी गोल सर्कल है ना, उसका जो पिछले अपोजिट साइड है वो क्या कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। फ्रंट साइड उसका क्या कहलाता है, GMT कहलाता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको।